हेलो साथियों, हम लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हमारी यह सीरीज चल रही है A5। पांचवा हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई, पूर्ति का सिद्धांत। ये हमारी A5 सीरीज है और उसका पार्ट 1 है, पहला वीडियो है सप्लाई का। डिमांड, इससे पहले हमने डिमांड के वीडियो लिए थे, डिमांड के जस्ट बाद हम सप्लाई ले रहे हैं। दोनों का मैटर सेम है। जितनी हेडिंग हमने डिमांड में पढ़ी उतनी हेडिंग लगभग सप्लाई में भी हम पढ़ेंगे। डिमांड में जहाँ प्राइस और डिमांड, कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, यहाँ पर सीधा संबंध है। वहाँ डायग्राम टेबल है, यहाँ डायग्राम टेबल है, वहाँ लोच है, यहाँ लोच है, प्रभावित करने वाले कारक वहाँ हैं, यहाँ है, नियम मान्यताएं वहाँ हैं, यहाँ भी है। लगभग सारा मैटर वही है, इसलिए हमने इस चैप्टर को लिया है। इसमें समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी क्योंकि डिमांड में हमने सारी चीज़ें डीपली पढ़ी हैं। डिमांड कौन करता है? उपभोक्ता करता है ना। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर या सेलर, उत्पादक या विक्रेता शब्द आता है। जैसे वहाँ पर निश्चित समय और निश्चित कीमत पर उपभोक्ता कितना खरीदने के लिए तैयार है उसको हम मांग कहते हैं। यहाँ क्या कहेंगे? निश्चित समय और निश्चित कीमत पर उत्पादक या विक्रेता कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। वहाँ हमने क्या कहा? निश्चित समय और निश्चित कीमत पर उपभोक्ता कितना खरीदने के लिए तैयार है, वो मांग। और यहाँ हम कहेंगे निश्चित समय और निश्चित कीमत पर उत्पादक वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है या बेचना चाहता है, उसको हम पूर्ति बोलते हैं शॉर्ट में। अब अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं कि पूर्ति और पूर्ति मात्रा दोनों में क्या अंतर है, तो वही जो मांग और मांग मात्रा में है ना। मात्रा शब्द लगे तो पर्टिकुलर, और मात्रा शब्द नहीं है इसका मतलब शेड्यूल। हमने केवल यहाँ एक शेड्यूल बनाया है। देखिए, एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की सप्लाई, पूर्ति, ये डिफरेंट कीमतें हैं, इन पर ये इकाइयाँ बेचने के लिए वो तैयार है। तो ये जो शेड्यूल बना हुआ है क्या बता रहा है? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उत्पादक कितनी कितनी मात्राएं बेचना चाहता है, ये कहलाएगा पूर्ति, सप्लाई। और अगर वो ये शेड्यूल नहीं बनाए, वो ये बताए मैं तो 3 रुपया अगर कीमत हो तो 12 इकाई बेचना चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इतना ही कहे कि आज मैं यदि 3 रुपया कीमत होगी तो 12 इकाई बेचना चाहता हूँ, ये कहलाएगा पूर्ति मात्रा। जब पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी जो सप्लाई की जानी है वो बताई जाती है, इसको हम पूर्ति मात्रा कहेंगे। ठीक है ना। जब पर्टिकुलर आए तो मात्रा और जब शेड्यूल आए तो केवल सप्लाई। क्लियर? यस। अब हम लेते हैं पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। वैसे तो सेम सिनोनिम्स लगते हैं, पर्यायवाची लगते हैं, है ना। स्टॉक का मतलब होता है निश्चित समय बिंदु पर किसी वस्तु की जो मात्रा बाजार में उपलब्ध है, रेडी स्टॉक। निश्चित समय पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा उत्पादक के पास उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध है, वो कहलाएगा स्टॉक। और पूर्ति किसको कहेंगे? उस स्टॉक में से किसी निश्चित कीमत पर उत्पादक कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, वो कहलाएगा पूर्ति। किसान के पास 100 क्विंटल गेहूं है, ये हो गया स्टॉक। यदि 2000 रुपया क्विंटल भाव हो तो वो 40 क्विंटल बेचना चाहता है। स्टॉक तो 100 क्विंटल है लेकिन सप्लाई 40 क्विंटल। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। पूर्ति जो है वो स्टॉक का एक भाग है। यस। नेक्स्ट हम लेते हैं पूर्ति फलन, सप्लाई फंक्शन। जैसे हमने डिमांड फंक्शन लिया था, मांग फलन, वैसे ही पूर्ति फलन है। केवल कुछ कारक बदलेंगे यहाँ पर। फलन का मतलब क्या? फलनात्मक संबंध, है ना। पूर्ति फलन बोला ना तो लेफ्ट साइड में हमको पूर्ति लिखना पड़ेगा, सप्लाई लिखना पड़ेगा। डिमांड फंक्शन में यहाँ dx लिखा था, सप्लाई फंक्शन में sx, x वस्तु की सप्लाई। f का मतलब फलनात्मक संबंध, और ब्रैकेट में जो कारक लिखे हैं ना वो सारे इसको प्रभावित करते हैं। तो पूर्ति फलन की परिभाषा क्या बनेगी?
इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। किसी वस्तु की पूर्ति मात्रा और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। ठीक, ये केवल क्या शो कर रहा है कि ये एक्स वस्तु की सप्लाई जो है वो इन सभी पर निर्भर करती है, इन सभी से प्रभावित होती है। अब ये क्या क्या है इनको हमने यहाँ डिटेल बता दिया है। पी एक्स, एस एक्स का मतलब तो एक्स वस्तु की पूर्ति मात्रा, सप्लाई ऑफ गुड एक्स। एफ फंक्शनल रिलेशन, फलनात्मक संबंध। पी एक्स, एक्स वस्तु की कीमत, मतलब जिस वस्तु की पूर्ति की बात हो रही है उसकी स्वयं की कीमत। क्लियर। पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। ये तो मांग फलन में भी था, ये भी मांग फलन में था। यहाँ नया क्या आया है, पी एफ, ये नया आया है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों की कीमत, या हम कह दें प्राइस ऑफ इनपुट, जो इनपुट लगेगा प्रोडक्शन में उसकी प्राइस। और यहाँ पर टी, देखिए ये ध्यान रखना, टी वहाँ पर भी आया था मांग फलन में, वहाँ हमने टेस्ट और प्रेफरेंस कहा था, उपभोक्ता की रुचि और पसंद कहा था। यहाँ टी, यहाँ रुचि पसंद की कहाँ बात है, यहाँ तो उत्पादक है ना, इसको तो टेक्नोलॉजी चाहिए प्रोडक्शन में, तो यहाँ टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का स्तर। जी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कितना टैक्स इम्पोज करती है, क्या सब्सिडी देती है, ये भी सप्लाई को प्रभावित करेगा। फिर है ई, ये डिमांड में था, वो यही सेम है। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में कीमत परिवर्तन की प्रत्याशा। ओ, ये नया आया है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्म, फर्म का उद्देश्य या लक्ष्य। एन, एन वहाँ भी हमने लिया है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, यहाँ है नंबर ऑफ फर्म्स, फर्म की संख्या जो प्रोडक्शन कर रही है। तो ये कुछ कारक है और फिर डैश डैश भी कर रखा है। तो पूर्ति की मात्रा जो हो इन सभी कारकों से प्रभावित होती है। अब हम लेते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको कुछ अलग से रटना नहीं है, ये एक लाइन अगर हमको ध्यान रह गई इससे काफ़ी काम हो जाएगा। आपको तो ये केवल ये बॉक्स में जो लिखा है ना, इतना ही ध्यान करना है। अब प्रभावित करने वाले कारक यहीं से उठाते हैं अपन। सबसे पहले पी एक्स, वस्तु की स्वयं की कीमत, जिसकी पूर्ति की बात हो रही है उसकी स्वयं की कीमत। तो हम ऐसा करते हैं, इन सब बातों को स्थिर रखें, या पी एक्स के बाद जितने भी लिखे ना इन सब को स्थिर मान लें, तो वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ती है तो पूर्ति मात्रा बढ़ेगी, कीमत घटती है तो पूर्ति मात्रा घटेगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मांग फलन में हमने जो जो पढ़ा है उसका यहाँ थोड़ा उल्टा होता जाएगा। वहाँ कीमत और मांग में विपरीत संबंध था, यहाँ कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध है। ठीक है, यस। अब हम बात करेंगे संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं हमने दो पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वही एक दूसरे के स्थान पर काम आती है, यहाँ ध्यान रखना है। वहाँ हमने क्या पढ़ा था मांग में, पेप्सी और कोको कोला। पेप्सी की कीमत बढ़ेगी, हम कोको कोला पियेंगे, ठीक है ना, मतलब एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड, सीधा रिलेशन था। अब यहाँ पर ध्यान रखो उल्टा रिलेशन, वहाँ जो है उसका उल्टा। अगर x की कीमत बढ़ती है तो y की सप्लाई कम होगी। क्यों? क्योंकि y के जो उत्पादक हैं वो सोचेंगे हम भी x का प्रोडक्शन करें, तो वो y का प्रोडक्शन कम करेंगे। ये ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं चलाना है। अगर केवल इतना सा ध्यान रहे कि डिमांड वाला यहाँ उल्टा करना है तो सब काम ईजी भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो x की प्राइस अगर बढ़ती है तो y के उत्पादक हैं वो हतोत्साहित होते हैं, वो y का प्रोडक्शन कम करके x की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ x की कीमत बढ़ने पर y की पूर्ति कम होती है। यहाँ विपरीत संबंध स्थानापन्न में, वहाँ पर सीधा संबंध था। पूरक, पूरक वस्तुओं में क्या होगा? पूरक किसको बोलते हैं? जहाँ दोनों एक साथ उपयोग में आते हैं। मांग में बताया था पूरक वस्तुओं में, वहाँ मांग में क्या संबंध था कि मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग घटेगी, वहाँ विपरीत संबंध था, है ना। यहाँ सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे जैसे उत्पादन
करने में एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, जैसे पेन और इंक, है ना। अब पेन की कीमत बढ़ेगी, ठीक, तो पेन के जो उत्पादक हैं वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, तो फिर इसके अंदर जो इंक आती है ना, इंक का उत्पादन भी तो बढ़ाएंगे। इंक का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, वो इंक का प्रोडक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि पेन का उत्पादन बढ़ रहा है। बिना इंक के पेन चलेंगे कैसे? इसलिए ध्यान रखें, पूरक वस्तुएं जो हैं उसमें एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है, ये यहाँ हमने लिखा है। तीसरा हम लेते हैं पीएफ, उत्पादन के साधनों की कीमत, इनपुट की प्राइस। अब एक और सूत्र ध्यान रखना, जब भी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। अगर किसी कारण से उत्पादन की लागत बढ़ती है तो उत्पादक का लाभ कम हो जाता है, और लाभ कम हो जाता है तो सप्लाई घटा देता है। तो यहां पर भी यही स्थिति है। यदि साधनों की कीमत बढ़ जाए, भूमि, श्रम, पूंजी, इनकी जो लागतें हैं वो बढ़ जाए, मजदूरी बढ़ जाए, लगान, किराए बढ़ जाए, तो क्या होगा? ब्याज बढ़ जाए मान लो, तो क्या होगा? उत्पादन की लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ने पर लाभ घटता है, और लाभ घटता है तो उत्पादक हतोत्साहित होता है, ठीक है ना। तो पूर्ति में कमी करेगा। यहाँ लिखा हमने, साधन की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ती है, लाभ घटता है और पूर्ति घटती है। फिर इसका वाइस वर्सा आपको कर लेना है कि साधनों की कीमतें घटेंगी तो लागत घटेगी, लाभ बढ़ेगा और पूर्ति बढ़ जाएगी। फिर तकनीकी का स्तर, यदि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, सुधार होता है, इनोवेशन होता है, नव प्रवर्तन आता है, हमेशा ध्यान रखें नई टेक्नोलॉजी पुराने के कंपैरिजन में अच्छी होगी, और नई टेक्नोलॉजी हमेशा प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हुई तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अभी बात की अपन ने, सीधी गणित है, यदि कॉस्ट बढ़ेगी सप्लाई कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट कम होने पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। यस। फिर है सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें हम दो चीज़ों का जिक्र करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में, एक तो टैक्सेशन और एक सब्सिडी, कर और अनुदान। यदि सरकार अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करती है, ठीक है, यदि सरकार अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करती है, जीएसटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ाया अगर सरकार ने, तो इससे क्या होगा? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर सारा शिफ्ट नहीं हो जाता है पब्लिक पर, वो उसकी लोच पर निर्भर करता है। तो जब भी टैक्स में बढ़ोतरी होगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक। और सब्सिडी, जब सब्सिडी बढ़ती है, सब्सिडी एक प्रकार का बूस्टर डोज है प्रोड्यूसर को। तो जब गवर्नमेंट उत्पादकों को सब्सिडी ज़्यादा देती है तो वो एनकरेज होते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो सब्सिडी बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, घटने पर घटती है, ठीक है ना। और टैक्स बढ़ने पर सप्लाई घटती है, क्योंकि वो प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ा देता है। अब है कीमत परिवर्तन की प्रत्याशा। यदि उत्पादकों को लगे कल कीमत बढ़ने वाली है तो आज बेचेंगे कि कल बेचेंगे, आज क्यों बेचेंगे? पेट्रोल की कीमतें यदि 12 बजे बाद बढ़ने वाली हैं और अभी रात की 9 बजी हैं, पेट्रोल पंप वाले क्या बिहेव करते हैं? आप देखना, 3 पंप हो, 2 बंद कर देते हैं, मतलब 2 आदमियों की छुट्टी कर दे, जाना तू कल आना, अभी अपने धीरे धीरे भरो क्योंकि रात 12 बजे बाद अपन ज़्यादा कमाएंगे। वो अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। और मान लो रात को रेट कम होने वाली हो तो क्या करते हैं? वो चाहेंगे कि 12 बजे से पहले जितना पेट्रोल भर सके उतना भर दो। ये ध्यान रखें कि जब कीमत बढ़ने की आशंका होती है तो वर्तमान में पूर्ति कम कर देते हैं, कीमत घटने की आशंका होती है तो वर्तमान में पूर्ति बढ़ा देते हैं। फिर है फर्म का उद्देश्य। फर्म का जो उद्देश्य है वो 2 प्रकार का होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिक्री अधिकतम करना या लाभ अधिकतम करना। यदि फर्म का उद्देश्य मैक्सिमम सेल करने का है, मेरे तो सेल मैक्सिमम होनी चाहिए, भले प्रॉफिट कितना कम हो तो चलेगा,
है ना। सेल्स ज़्यादा करने का अगर टारगेट है तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगी। और अगर कंपनी का उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम करने का, मुझे तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, भले माल कम बिके कोई बात नहीं। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है, जब मार्केट में क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि जब बाजार में किसी वस्तु की शॉर्टेज होती है तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है, और प्राइस ऊपर जाती है तो प्रोड्यूसर अच्छा प्रॉफिट कमाता है। तो यदि उत्पादक लाभ अधिकतम करना चाहता है तो बाजार में वस्तु की शॉर्टेज करेगा, मतलब पूर्ति में कमी करेगा। यहाँ हमने लिखा है लाभ अधिकतम होगी करना है तो पूर्ति में कमी, बिक्री अधिकतम करना है तो पूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट है फर्म की संख्या, नंबर ऑफ फर्म्स। क्या होगा यदि फर्म की संख्या बढ़ जाए, कंपनियां बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां लग जाएं, किसी वस्तु की फैक्ट्री पहले 2 थी अब 20 हो गई, तो क्या होगा, अब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और अब हम बात करें मौसम और जलवायु। यदि मौसम और जलवायु अनुकूल रहा, जैसे हम कृषि क्षेत्र में भी बात करें कि मौसम और जलवायु फसल के अनुकूल हो, तो क्या होगा, बम्पर फसल की पैदावार होगी, है ना। तो यहाँ हम कहेंगे कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ, मौसम, जलवायु यदि अनुकूल होंगे तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, और प्रतिकूल होंगे तो वस्तु की पूर्ति घटेगी। ये कुछ कारक हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अब हम लेते हैं पूर्ति का नियम। मांग का नियम जैसे पढ़ा, सेम पूर्ति का नियम। अन्य बातें स्थिर रहें, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेटेरिस पेरिबस शर्तें। उसमें भी मैंने बताया था अन्य बातें स्थिर रहें। अन्य कौन सी, जो हमने पूर्ति का फलन पढ़ा ना, उसमें px के अलावा जितने भी हैं उन सबको अपन बोलते हैं अन्य बातें। अन्य कारक, अन्य तत्व कुछ भी लिखें, वो सारे स्थिर रहें तो वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है। ये पूर्ति का नियम है, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी। अब हम लेते हैं पूर्ति के नियम की मान्यताएं। ये हमको अलग से याद नहीं करना है, ये जो अपने पूर्ति फलन है ना, उसमें px के साथ जितना भी लिखे सब में आप लिख दो, कोई परिवर्तन ना हो। मैंने भी यहाँ कोड वर्ड में ही लिखा है, पूरा हिंदी में नहीं लिखा। pr मतलब संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, pf साधन की कीमतों में परिवर्तन ना हो, t तकनीकी में परिवर्तन ना हो, g सरकारी नीति में परिवर्तन ना हो, कीमत परिवर्तन की प्रत्याशा नहीं हो, e जो हमने लिखा, फर्म की संख्या में परिवर्तन नहीं हो, n लिखा था, फर्म का उद्देश्य ओ लिखा था, उसमें परिवर्तन ना हो, मौसम और जलवायु w उसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। अब हम लेते हैं पूर्ति अनुसूची। जैसे मांग अनुसूची थी, अनुसूची का मतलब क्या, तालिका के रूप में प्रस्तुतिकरण, किसमें, कीमत और पूर्ति मात्रा, है ना। विभिन्न कीमतों पर उत्पादक कितनी कितनी मात्रा बेचना चाहता है, इसे तालिका के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाए तो ये पूर्ति अनुसूची कहलाएगी। जैसे मांग अनुसूची 2 थी, व्यक्तिगत बाजार, यहाँ भी पूर्ति अनुसूची 2 है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होगी, एक उत्पादक या एक विक्रेता कितना बेचना चाहता है विभिन्न कीमतों पर, यह बताएगा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। हमने उत्पादक ए लिया है, यह वस्तु की इन कीमतों पर ये मात्रा बेचना चाहता है, यह हो गई उत्पादक ए की व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। यदि हमको बाजार पूर्ति अनुसूची निकालनी, बाजार पूर्ति अनुसूची क्या बताएगी, विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उत्पादक कुल कितनी कितनी मात्रा में बेचना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, सभी उत्पादकों की व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का योग कर दें, ठीक है ना। हमने सरलता के लिए केवल 3 उत्पादक ए, बी और सी लिए हैं। ये कीमत, ये फर्म ए की, बी की और ये सी की सप्लाई, ठीक है। जैसे कीमत बढ़ रही है पूर्ति भी बढ़ रही है। और एस एम ये क्या है, बाजार पूर्ति। कैसे निकाला, एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, यह आ गई हमारी बाजार की पूर्ति। ये क्या बता रही है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उत्पादक इतनी इतनी मात्राएं बेचना चाहते हैं। ये पूर्ति अनुसूची हो गई। नेक्स्ट मैटर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।